कहानी की शुरुआत चीन के पहाड़ों से होती है, जहां कई साल पहले कुछ प्राचीन जानवरों की हड्डियां खोजी गई थीं। इनकी जांच के लिए एक टीम बनाई गई, जिसे ब्यूरो 749 कहा गया। जब यह टीम वैज्ञानिक के साथ उन पहाड़ों की एक गुफा में गई, तो वहां उन्हें एक अजीब सी मानव खोपड़ी मिली। वह खोपड़ी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन सच में वह इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग सिरों को जोड़कर बनाई गई हों। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्यूरो 749 पहाड़ों की खुदाई में व्यस्त है। शायद वे किसी और ज्यादा अहम चीज को ढूंढ रहे थे। खुदाई के दौरान जब उन्हें एक बहुत बड़े विशालकाय प्राणी की खोपड़ी मिलती है, तो वे उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस खोपड़ी को बाहर लाते हैं, अंदर एक जोरदार विस्फोट होता है। उस धमाके के साथ एक तेज चमकती हुई ऊर्जा बाहर निकलती है, और इसके बाद वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इस घटना के बाद वैज्ञानिक यांग उस गुफा में और रिसर्च करना चाहते हैं। ये काम आसान नहीं था, इसलिए वो कुछ सैनिकों को चुनते हैं, जिनमें उनकी बेटी यांग पिंग भी शामिल होती है। उसी टीम में हमारे मैन कैरेक्टर हु बाय और उसके दोस्त भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह टीम गुफा के अंदर जाती है। थोड़ी दूर जाने पर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी भूतिया कबीले की जमीन थी। यानी कभी यहाँ भूतों का एक कबीला रहता था, जो अब मिट चुका है। टीम गुफा से निकलकर पहाड़ के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां बर्फ पर उन्हें एक बहुत बड़े क्रीचर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वैज्ञानिक यांग हैरान रह जाते हैं और तुरंत अपने निदेशक को इसकी जानकारी देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर टीम को कुछ चमगादड़ दिखाई देते हैं, जो आम चमगादड़ों से अलग थे। उनका रंग नीला था। अचानक उन्हीं चमगादड़ों में से एक वैज्ञानिक यांग पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक सैनिक आगे बढ़कर उस चमगादड़ को पकड़ लेता है। दुर्भाग्य से जैसे ही वह चमगादड़ को हाथ में लेता है, उसका हाथ और फिर पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है और एक गोलाकार आकृति में बदल जाती है। तब पता चलता है कि ये आग के चमगादड़ थे। किसी तरह वो टीम आग के चमगादड़ से बचकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। जैसे ही वो पहाड़ पर कदम रखता है, पूरी बर्फ की सतह टूट जाती है और एक भयानक बर्फानी तूफान उठ खड़ा होता है। उस तूफान में कई लोग दबकर मर जाते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक गहरी घाटी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन नीचे की बर्फ की सतह बेहद नुकीली थी, जिससे कई और लोग मारे जाते हैं। अब हमें हु बाय और यांग पिंग दिखाई देते हैं, जो एक रस्सी से बंधे हुए बर्फ के एक खंभे से लटके हुए होते हैं। ज्यादा देर वे वहां टिक नहीं पाते, उनकी रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब सीन कट होता है और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि हु बाय को होश आता है। शुक्र है कि वो बच गया था और उसके साथ यांग पिंग भी जिंदा थी। वो ये देखकर चौंक जाता है कि वैज्ञानिक यांग और उसका एक दोस्त भी सुरक्षित है। अब वैज्ञानिक यांग उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अब वे लोग एक टावर तक पहुंचते हैं, जिसका नाम डेमन टावर होता है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि यांग कई सालों से इस जगह की तलाश में थे और पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी इसी टावर में छिपा हुआ था। जब वे लोग टावर के सामने रुकते हैं, तो वह जलने लगते हैं और जहां उन्होंने कैंडल जलाई थी, वहां से एक बहुत बड़ी प्रकाश तरंग निकलती है। यांग अपनी बेटी यांग पिंग और हु बाय से कहते हैं कि यह टावर कई सालों से बंद है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अब वे दोनों इसके अंदर जाएं ताकि इसे खोला जा सके। जैसे ही यांग पिंग और हु बाय अंदर जाते हैं, टावर का ऊपर वाला हिस्सा खुलने लगता है। ऊपर से तेज रोशनी नीचे आ रही थी, जैसे सूरज का दरवाजा खुल गया हो। साथ ही हम देखते हैं कि टावर के बाहर आत्माएं हवा में दिखने लगती हैं और आसपास के पत्थर भी हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही टावर पूरी तरह खुलने वाला होता है, हु बाय का दोस्त अचानक कैंडल पर गिर जाता है और वह बुझ जाती है। साथ ही टावर भी वापस बंद हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब कुछ कप्तान ने जानबूझकर करवाया था, क्योंकि वह डेमन टावर को खुलने नहीं देना चाहता था। इसकी असली वजह हमें बाद में पता चलती है। ये सारी बातें वह हु बाय को बता ही रहा होता है कि अचानक वही पुरानी आग के चमगादड़ फिर से हमला कर देते हैं। हु बाय का दोस्त बाकी सभी को बचाने के लिए खुद उन चमगादड़ का ध्यान अपनी ओर कर लेता है और जैसे ही सब लोग वहां से निकलते हैं, वह खुद को एक ग्रेनेड से विस्फोट कर वहीं मर जाता है। लेकिन कई सारे आग के चमगादड़ को भी अपने साथ ले डूबता है। कुछ चमगादड़ अभी भी जिंदा रहती हैं, जो इनका पीछा करती हैं। वे तीनों उनसे बचते हुए एक झरने तक पहुंचते हैं। वहां एक चमगादड़ हु बाय पर हमला कर देती है, तो यांग पिंग तुरंत उसे पानी में धक्का दे देती है और खुद भी साथ कूद जाती है। लेकिन पानी में भी वे सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि पानी के अंदर से एक भयानक क्रीचर उन पर हमला कर देता है। वह हु बाय को तो छोड़ देता है, लेकिन यांग पिंग को खा जाता है। अब सीन कट होता है और अब हम हु बाय को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ ब्यूरो 749 का निदेशक उसे बताता है कि पूरी टीम मर चुकी है,
सिर्फ वही एक बचा है। यह सुनकर हु बाय को गहरा झटका लगता है क्योंकि इस हादसे में उसकी करीबी दोस्त यांग पिंग मर गई थी। अब वह यह जॉब छोड़ देता है और एक लाइब्रेरी में काम करने लगता है, जहां मिस्टर यांग उसे नौकरी दे देते हैं। एक दिन वे दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहां हु बाय को अपना बचपन का दोस्त मिलता है। इसी दौरान हमें ब्यूरो 749 की टीम का दृश्य दिखाया जाता है, जो एक पुराने ताबूत से यांग पिंग को बाहर निकालते हैं। शायद वह उस हादसे के बाद सब कुछ भूल चुकी थी। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि यांग पिंग के पिता वैज्ञानिक यांग भी जिंदा थे। जो चौंकाने वाली बात यह थी कि वह हादसे की जगह से 1200 मील दूर मिले। सीन यहाँ कट होता है। हमें एक तबाह हुआ शहर दिखाया जाता है, जो अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई इंसान रहा ही नहीं हो। दरअसल इस शहर पर अजीब और गरीब क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि वैज्ञानिक यांग अपनी टीम के निदेशक से मिल रहे होते हैं और वे उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यही वह राज था जिसकी वजह से शहर तबाह हुआ था। वे कहते हैं, गलती से मैंने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। इसकी वजह से एलियंस और क्रिएचर्स यहाँ आ गए हैं और अब तबाही मचा रहे हैं। अब मुझे यह सब रोकना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में हु बाय को पता चलता है कि वैज्ञानिक यांग पहले भी डेमन टावर पर जा चुके हैं और उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है। यह जानकर हु बाय हैरान होता है कि अगर वे पहले जा चुके थे तो अब उसे दोबारा क्यों ढूंढ रहे हैं। वह इस सब पर कंफ्यूज होकर डेमन टावर पर रिसर्च शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसकी कमर पर आग लग जाती है, बिल्कुल वैसी ही आग जैसी चमगादड़ लोगों को लगा देते हैं। उसी समय हु बाय का वही दोस्त जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था दौड़कर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हु बाय खुद पर काबू नहीं रख पाता और अपने ही दोस्त को दूर फेंक देता है। इसके बाद वह अपनी पावर से कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ा देता है। तभी वहां मिस्टर वांग आते हैं, वही लाइब्रेरियन जो अपनी मैजिक से सब कुछ नीचे गिरा देते हैं और हु बाय के शरीर से आग भी बुझा देते हैं। यहाँ हमें मिस्टर वांग के जरिए पता चलता है कि आग के चमगादड़ हमले की वजह से हु बाय के शरीर में यह सब पावर्स आ गई हैं। और यहाँ हमें एक और बड़ा रहस्य पता चलता है। मिस्टर वांग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं, बल्कि वह एक विश्व रक्षक हैं। वे बताते हैं कि 10,000 साल पहले इसी जगह पर एलियंस आए थे और डेमन टावर वह जगह है जहां से वे धरती पर दाखिल हुए थे। वह टावर असल में उन्हीं एलियंस का था, लेकिन जब वे एलियंस इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगे तो हु बाय के माता पिता ने उनसे लड़कर उन्हें खत्म कर दिया और अपनी बॉडीज की मदद से डेमन टावर को सील कर दिया। यहाँ से फ्लैशबैक सीन समझ में आते हैं। जब वैज्ञानिक यांग ने कहा था कि उन्होंने एलियंस का दरवाजा खोल दिया, तो असल में उन्होंने डेमन टावर ही खोल दिया था। अब मिस्टर वांग हु बाय को बताते हैं कि उसके माता पिता ने इस टावर को बंद किया था, इसलिए अब इसे खोलने के लिए हु बाय के खून की जरूरत है। इसीलिए वैज्ञानिक यांग उसे वहां लेकर गए थे। अब हमें यह भी पता चलता है कि जब 10,000 साल पहले एलियंस को वापस उनकी दुनिया भेजा गया, तब भी कुछ एलियंस धरती पर ही छिप गए थे। उनके बच्चे यानी आधे इंसान आधे एलियन, यही वह राज था जिसे छिपाया जा रहा था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वैज्ञानिक यांग अब अपनी टीम को छोड़कर कहीं चले गए हैं, लेकिन जाते वक्त एक नोट में वे अपनी दिशा लिख कर गए हैं। अब ब्यूरो 749 के डायरेक्टर हु बाय के पास आते हैं ताकि वह वैज्ञानिक यांग को ढूंढने में उनकी मदद करे, लेकिन हु बाय जवाब देता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। डायरेक्टर हु बाय को बताते हैं कि हमें कुछ दिन पहले यांग पिंग मिली थी और उसके कहने के मुताबिक तुम ही वो इकलौते इंसान हो जो वैज्ञानिक को ढूंढ सकता है। ये कहकर वे चले जाते हैं। हु बाय यांग पिंग के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और ये खुशी की बात फौरन जाकर मिस्टर वांग को बताता है, लेकिन मिस्टर वांग उसे चेतावनी देते हैं, तुम उस टावर में नहीं जा सकते, क्योंकि जब तुम पिछली बार वहां गए थे तो टावर का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था और उससे काफी एलियन हमारी दुनिया में दाखिल हो गए थे। मगर हु बाय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मिस्टर वांग उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ हु बाय का बचपन का दोस्त भी उसके साथ जाने की इच्छा जाहिर करता है। उधर यांग पिंग अपना अतीत भूल चुकी थी और खुद को शर्ली के नाम से परिचित करवा चुकी थी। अब वैज्ञानिक का एक शिष्य जो इस मिशन का लीडर था आकर शर्ली से मिलता है और इसके बाद हु बाय और बाकी सभी एक टीम बनाकर वैज्ञानिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में हु बाय बाकी लोगों से कहता है, मुझे शक है कि वैज्ञानिक किसी खास मिशन के तहत वहां गया है। इसी दौरान वे लोग आराम के लिए रुकते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि रेगिस्तान में एक बहुत खतरनाक तूफान आ गया है। सब बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ साथी बिछड़ जाते हैं। बिछड़े हुए लोग उसी तबाह हुए शहर में पहुंचते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था, वही शहर जहां क्रिएचर्स ने हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया था। सब उस शहर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर हु बाय का दोस्त भी उनसे बिछड़ गया था। जैसे ही यह बात पता चलती है वह उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन ग्रुप में मौजूद एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है और कहता है, अगर हमारे साथ वे जानवर हों जिन्हें रेगिस्तान के रास्ते याद हैं
हैं तो हम रास्ता नहीं भटकेंगे। दूसरी तरफ हम हु बाय के दोस्त और दूसरे बिछड़े हुए लोगों को देखते हैं। उन पर एक बहुत बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर हमला कर देता है जो कई साथियों को मार डालता है। इसी दौरान हु बाय के दोस्त को एक साइकिल मिल जाती है और वह अपने साथ एक और आदमी को लेकर हु बाय तक पहुंच जाता है। हु बाय सबको कहता है हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, लेकिन मिशन लीडर उससे असहमति जताता है और कहता है हम ये मिशन छोड़ नहीं सकते। हमारा मकसद सिर्फ वैज्ञानिक को ढूंढना नहीं है बल्कि उन क्रिएचर्स को भी खोजना है जो लोगों पर हमला कर रहे हैं। हु बाय शर्ली को भी साथ चलने को कहता है लेकिन वह भी मना कर देती है। मिशन लीडर हु बाय को ताने देता है क्या तुम वो सब लोग भूल गए जो पहाड़ों में तुम्हारे साथ मर गए थे? तुम डर के क्यों भाग रहे हो? यह बात सुनकर हु बाय जज्बाती हो जाता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। जब मॉन्स्टर उन पर हमला करता है तो वे सब उसे गन से शूट करते हैं और एक पल के लिए उसे गिरा देते हैं। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी क्योंकि एक और मॉन्स्टर उनके पीछे से आ जाता है। वे सब उस पर भी फायर करते हैं लेकिन वह मॉन्स्टर बच जाता है और तेजी से आगे भाग जाता है। शर्ली भी उस मॉन्स्टर के पीछे दौड़ती है और हु बाय उसके पीछे जाता है। दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां पूरी छत पर इंसानों की लाशें लटकी हुई थीं। जमीन पर भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और वे लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान हु बाय एक टनल में गिर जाता है जो खुलती है एक ऐसी दुनिया में जिसे मिस्टर वांग ने दिखाया था। इस दुनिया में एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और हु बाय नीचे गिर जाता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करता है। दूसरी तरफ शर्ली अपने जादू का इस्तेमाल करती है और हु बाय की बॉडी को एक काफिन में रखती है। यहाँ हैरत की बात यह होती है कि हु बाय के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह डेमन टावर के अंदर मौजूद होता है, वही जगह जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। उसे वहां अपने अतीत की झलकियां नजर आती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जब यांग पिंग पर पानी में किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था तो वह मॉन्स्टर उसे डेमन टावर ले आया था। वहां एक रोशनी पैदा होती है जो यांग पिंग पर जादू करती है। इसी जादू से हमें पता चलता है कि यांग पिंग असल में यांग पिंग नहीं बल्कि शर्ली है और यह एक एलियन आत्मा है जो डेमन टावर से आई थी। अब हमें यह खुलासा भी होता है कि शर्ली ही उन मॉन्स्टर्स की मदद से इंसानों पर हमले करवा रही है। यही हम देखते हैं कि शर्ली हु बाय के दोस्त और उसकी एक साथी पर मॉन्स्टर्स से हमला करवा देती है, लेकिन हु बाय का दोस्त जल्दी से अपनी साथी को एक बस में खींच कर ले जाता है, मगर मॉन्स्टर पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वह बस को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ फिर से डेमन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हु बाय मौजूद होता है। वहाँ एलियन शर्ली जिसने यांग पिंग पर कब्जा किया हुआ था उससे कहती है अगर तुम ये टावर खोल दोगे तो मैं तुम्हें यांग पिंग वापस कर दूंगी। लेकिन जब वो देखती है कि हु बाय मानने को तैयार नहीं है तो उसे धमकाती है अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को मार डालूंगी। मगर हु बाय साफ मना कर देता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा लेकिन टावर कभी नहीं खोलूंगा। ये सुनकर शर्ली उसे तुरंत एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देती है जहां बाकी लोग क्रिएचर्स से लड़ रहे होते हैं। हु बाय भी लड़ने लगता है लेकिन एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। उसी पल यांग पिंग वहां आती है लेकिन अब वो पूरी तरह रक्त नियंत्रित स्थिति में होती है। वो हु बाय को क्रिएचर्स से बचाती है और उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। हु बाय उसे ध्यान से देखकर कहता है तुम बिल्कुल मेरी दोस्त यांग पिंग जैसी लग रही हो, और फिर वो अचानक उसे शूट कर देता है। इसके नतीजे में शर्ली की आत्मा मर जाती है और उसके सारे भेजे हुए मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही डेमन टावर भी तबाह हो जाता है। मरने से पहले शर्ली आखिरी बार कहती है सिर्फ तुम ही मुझे मार सकते थे, और फिर वो यांग पिंग के शरीर से हमेशा के लिए निकल जाती है। लेकिन क्योंकि हु बाय ने यांग पिंग की बॉडी पर गोली चलाई थी इसलिए वो भी मर चुकी होती है। हु बाय बहुत दुखी होता है लेकिन हार नहीं मानता। वो यांग पिंग की लाश को उठाकर उसी वर्ल्ड में ले जाता है जिसकी रक्षा मिस्टर वांग कर रहे थे। वो उसे ताबूत में रख देता है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो बच जाए। यहाँ हमें यांग पिंग के अतीत के बारे में भी बताया जाता है कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक एलियन औरत से शादी की थी, इसीलिए यांग पिंग में भी एलियन शक्तियां थीं। एक बार जब उसने एक चिड़िया को जिंदा किया तो उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में जब यांग पिंग की माँ मर गई तो यह डर था कि यांग पिंग भी जल्द मर सकती है, इसीलिए उसके पिता डेमन टावर को ढूंढ रहे थे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। फिल्म की शुरुआत में जो सब लोग बर्फीली खाई में गिरे थे वो असल में मर चुके थे, लेकिन सिर्फ यांग पिंग में वो ताकत थी जो इंसानों को जिंदा कर सकती थी। लेकिन क्योंकि अब वो खुद मर चुकी थी इसलिए ताबूत ने भी उसे पुनर्जीवित नहीं किया। हु बाय बहुत दुखी दिल से यांग पिंग को वहीं छोड़कर चला जाता है और फिल्म के आखिरी सीन में जब वो जा रहा होता है तो पीछे एक क्रीचर अब भी जिंदा होता है।